नमस्कार, सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस की अहम बैठक, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। हिमाचल की बची हुई सीटों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक और इस बैठक में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की बची हुई हिमाचल की सीटों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक दिल्ली में होगी। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है, नामों का ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक कई मायनों में खास है। आपको बता दें कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है। हिमाचल की बची हुई सीटों पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी, उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ये बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है। हिमाचल की बची हुई सीटों पर मंथन होगा। राजधानी दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी मुहर लग सकती है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होती हुई नजर आएगी। रात को 8 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होगी और हिमाचल प्रदेश की जो 2 बची हुई सीटें हैं, जिसमें हमीरपुर और कांगड़ा की लोकसभा सीट है, उनको लेकर चर्चा देखने को जो है मिलती हुई नजर आएगी। 2 सीटों पर हिमाचल में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, लेकिन हमीरपुर और कांगड़ा की बात करते हैं तो वहां पर किस तरीके से जो है उम्मीदवारों का चयन जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। ये जो है महत्वपूर्ण आज की बैठक में डिस्कशन देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और उसके साथ साथ चूंकि हिमाचल में बाई इलेक्शन भी होने हैं, कल 3 जो विधानसभाएं हैं बाई पोल को लेकर उनके जो ऐलान है वो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से किए गए थे। तो बची हुई जो 3 सीटें हैं उनको लेकर भी कांग्रेस आलाकमान जो है जो चर्चा है वो करता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल आज शाम को 8 बजे होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में जो है हमीरपुर और कांगड़ा के संदर्भ में हम बात करते हैं तो उसमें उसको लेकर जो चर्चा है वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। इस पर ये बैठक कब होगी और इसमें कौन कौन से नेता शिरकत करेंगे? देखिए, इस बैठक की हम बात करते हैं तो 8 बजे के आसपास ये बैठक देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। और इस बैठक में की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे जो है करते हुए जो है नजर आएंगे। और इस बैठक में जो है सोनिया गांधी भी शिरकत करती हुई जो है नजर आएंगे। और उसके साथ साथ कांग्रेस के जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं वो जो है इस बैठक में शिरकत जो है करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में इस बैठक में न केवल हिमाचल के संदर्भ में बात करें बल्कि इसके साथ साथ जो अन्य राज्य हैं उनके संदर्भ में भी चर्चा जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी, जिसमें जो उत्तर प्रदेश की अमेठी रायबरेली सीट है उसको लेकर, हरियाणा की एक सीट को लेकर, ऐसे में तमाम सीटों को लेकर जो फिलहाल चर्चा है वो आज की बैठक में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक होगी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। हिमाचल की बची हुई सीटों पर आज इस बैठक में चर्चा भी होगी। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, पालमपुर में फिर हुआ है दराट कांड। पड़ोसी ने किया है परिवार पर दराट से हमला। जमीनी विवाद के चलते पड़ोसी पर यह हमला किया गया है। परिवार के कई लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने यह पूरा मामला दर्ज कर लिया है। आगामी कार्रवाई जो है वो पुलिस की ओर से की जा रही है। लेकिन एक बार फिर से यह दराट मामला सनसनीखेज बना हुआ है अपने आप में। आपको बता दें कि आगामी कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन इससे पहले कि आपको बता दें कि पालमपुर में फिर से दराट कांड सामने आया है और इसी पड़ोसी ने परिवार पर दराट से हमला किया है। जमीनी विवाद का ये पूरा मामला और इसी पूरे मामले में पड़ोसी ने हमला किया है। परिवार के कई लोग इसमें घायल हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी दौलत चौहान जुड़ चुके हैं। दौलत, आज पालमपुर में एक बार फिर से दराट कांड सामने आया है और इसमें पड़ोसी ने वार किया है। क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है वहां पर? मैं आपको बता दूं कि ये जो घायल हुआ है वो भी पड़ोसी है और जो दूसरा वो भी उसका पड़ोसी है। दोनों में जो है पिछले काफी टाइम से जो है जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और ये जो मामला वो कोर्ट में था। पिछले दिन जो ये कोर्ट ने जो है वो जो उसका दूसरे पड़ोसी के हक में जो फैसला कर दिया और उसके बाद जो पड़ोसी था और उसने अपनी जमीन पर
खुदाई वगैरह शुरू की। और जैसे ही आज वो सुबह खुदाई कर रहा था और दोनों पक्षों में पहले बहसबाजी हुई और उसके बाद आवेश में आकर उसने घर से जो दराज लेकर उसके परिवार पर हमला कर दिया। और इस हमले में जो है उसका बेटा और पत्नी और वो खुद घायल हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 हफ्ते में ये पालनपुर में तीसरी घटना है। इससे पहले भी एक छात्रा जो है प्राण से सरफरे युवक ने हमला किया, तो उससे पहले एक महिला को गला रेत कर उसका जो शव है वो जंगल में मिला था। तो कुल मिलाकर जो पालनपुर में जो स्थिति है काफी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है दौलत? देखिए, पुलिस प्रशासन जो है वो घटना की सूचना मिलते ही हॉस्पिटल में पहुंच गया था और इसके बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि आखिर ये जो हमला है किस वजह से हुआ, और जो आरोपी हैं तलाश भी शुरू कर दी है। और पुलिस का कहना है कि इसके मामले में पूरी तहकीकात की जा रही है और कार्रवाई होगी आरोपी के खिलाफ। दौलत, इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है क्या? नहीं जी, अभी पुलिस जो है अभी ये मामला, क्योंकि ये सुबह 9-10 बजे का मामला है, तो वो जो आरोपी है वो फिलहाल वहां से फरार हो गए थे, उस तलाश में पुलिस उठी हुई है। बहुत शुक्रिया दौलत चौहान तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पालमपुर में एक बार फिर से दराट कांड सामने आया है। पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, एफआईआर दर्ज हो गई है, आगामी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। लेकिन ये घटना अपने आप में काफी भयावह, पड़ोसी ने परिवार के सदस्यों पर दराट से हमला किया है। जमीनी विवाद का ये पूरा मामला, और इसी पूरे मामले में पड़ोसी ने दराट से हमला किया। परिवार के कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। तो पुलिस ने इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लिया है और आगामी कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन दराट मामला एक बार फिर से सनसनीखेज बना हुआ है अपने आप में। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस सरकार पर पीसी के जरिए हमला बोला है। प्रदेश सरकार की बौखलाहट सामने आ रही है। राजीव बिंदल कह रहे हैं सरकार ने खजाना खाली होने की बात कही है। 55,000 करोड़ कर्ज कांग्रेस ने लिया है। राज्यसभा चुनाव में विधायकों ने आईना दिखाया। ये बड़ी और अहम जानकारी राजीव बिंदल की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमलावर नजर आए राजीव बिंदल। कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। तो राजीव बिंदल की बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। 55,000 करोड़ कर्ज कांग्रेस ने लिया है। राज्यसभा चुनाव में विधायकों ने आईना दिखाया है। ये राजीव बिंदल की ओर से कहा गया है। 1.5 साल में सरकारी नौकरी भी नहीं दी। प्रदेश सरकार की बौखलाहट सामने आ रही है। तो ये 55,000 करोड़ कर्ज कांग्रेस ने लिया है। राजीव बिंदल की ओर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 55,000 करोड़ कर्ज कांग्रेस ने लिया है, सरकारी नौकरी भी नहीं दी है। राज्यसभा चुनाव में विधायकों ने आईना दिखाया है। 1.5 साल में सरकारी नौकरी भी नहीं दी गई। तो ये कई बड़ी बातें कहते हुए राजीव बिंदल राजीव बिंदल की बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश सरकार की बौखलाहट सामने आ रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि 55,000 करोड़ कर्ज कांग्रेस ने लिया है। राज्यसभा चुनाव में विधायकों ने आईना दिखाया है। 1.5 साल में नहीं दी है सरकारी नौकरी। तो वहीं आपको बता दें प्रदेश सरकार की बौखलाहट सामने आ रही है। राजीव बिंदल की ओर से ये कई बड़ी बातें कही गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कई बड़े तंज किए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे हैं उनकी बड़ी बातें। उन्होंने क्या कुछ कहा है। प्रदेश सरकार की बौखलाहट सामने आ रही है। 55,000 करोड़ कर्ज कांग्रेस ने लिया। राज्यसभा चुनाव में विधायकों की ओर से आईना भी दिखाया गया। ये राजीव बिंदल कहते हुए नजर आए। या नहीं होंगी, परंतु खजाना खाली है। जब जनता ने पूछा खजाना खाली है, बीजेपी वाले तो काम कर रहे थे, तो 3 महीना हिमाचल की जनता के ऊपर कर्ज चढ़ा दिया बीजेपी ने।
और अपने आप व्हाइट पेपर लेकर के आए और उस व्हाइट पेपर ने बता दिया कि 70,000 करोड़ में से 55,000 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी का लिया हुआ कर्ज था। उसके बाद केंद्र सरकार को गालियां देते हुए 4 महीने बिता दिए और उसके बाद चुनाव आने वाला था तो राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायकों ने जब सरकार को आईना दिखाया तो कांग्रेस के माननीय विधायकों को काला नाग बोलना, मेंढक बोलना, भेड़े बोलना, बिक गए बोलना, अब ये इनकी जुबान पर ऐसे चढ़ गया है जैसे कोई तकिया कलाम होता है। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में होने वाले 6 उपचुनाव के प्रत्याशियों में से 3 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जिसमें बीजेपी का कमल छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाले राकेश कालिया को प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतारा गया है। उसी कड़ी में राकेश कालिया का जानकारी गगरेट विधानसभा क्षेत्र के कुटलैहड़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया। इस मौके पर राकेश कालिया ने बातचीत करते हुए उपचुनाव में लड़ने के लिए कांग्रेस के अलाकमान और सीएम सुक्खू का आभार व्यक्त किया। गगरेट में जो ये बाई इलेक्शन हो रहा है और 6 और हो रहे हैं और पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, गगरेट की जो ये लड़ाई है, सच की लड़ाई जो है वो झूठ के साथ है। ये जो यहाँ झूठ की लड़ाई पिछली बार कांग्रेस हाईकमांड को यहाँ इन्होंने मिसगाइड कर दिया था और टिकट हटा लिया, उसके बाद हमारी सरकार को जो था स्थिर किया, ये उस लड़ाई का जो है निर्णायक मोड़ पे आ गई है। और आज लोग समझ गए हैं कि ये किस तरह के लोग आए थे और व्यापार करने वाले लोग थे, खरीदो फरोख्त करने वाले लोग थे। आज लोग उनको यहाँ से निकाल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें सुजानपुर से रिटायर्ड कैप्टन रंजीत राणा को टिकट मिला है। इसी कड़ी में कैप्टन रंजीत राणा का अड़ू चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर रंजीत राणा ने पार्टी हाईकमान और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार भी व्यक्त किया है। और सुजानपुर की जनता का भी बहुत अभिनंदन, स्वागत और उनको प्रणाम करता हूं। और पार्टी हाईकमान का भी, और जो यहाँ से हिमाचल प्रदेश के बहुत सादे स्वभाव के एक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। उस विश्वास को पूरा करने के लिए मैं रात दिन मेहनत करूँगा और सुजानपुर की सीट उनके सहयोग से और जितने कार्यकर्ता हमारी कांग्रेस के हैं उनके साथ लेकर के उनकी झोली में डालूंगा, ये मेरा प्रण है। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से तैयार है। इन चुनावों के लिए प्रदेश में हिमाचल पुलिस, सीआरपीएफ और होमगार्ड के 25,000 के करीब जवान तैनात किए जाएंगे। साथ ही इन चुनाव के लिए पुलिस ने हिमाचल को प्री नॉमिनेशन से लेकर मतगणना तक के लिए 5 फेज में बांटा है। हमको अपने इलेक्शन के लिए सीएपीएफ भी बाहर से आएगी, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री पुलिस हमारी रहेगी, लेकिन होमगार्ड की हमारी कमी है, हमको बाहर से आएगी। हमने भी अपने होमगार्ड उत्तराखंड को भेजे अभी चुनाव संपन्न कराने के लिए, उसके बाद वो आ गए। तो कुल मिला के 16-17 हज़ार लोग जो हैं हमारे कर्मी वो लगेंगे चुनाव में, और उसके अलावा 8,000 के करीब होमगार्ड लगेंगे। तो हर जो फेज़ है ये बड़ा सेंसिटिव है। आज हम पहले फेज़ पे हैं और ये प्री पोलिंग है और प्री नॉमिनेशन वाला है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सबसे ज़्यादा दायित्व पुलिस को दिया है, जिसमें एसपीज़ की जिम्मेवारी है, रेंज चीफ्स की जिम्मेवारी है,
और डीजीपी की जिम्मेवारी है। इसमें सबसे पहले हमने इंटरस्टेट नाका लगाए। हमारे 107 इंटरस्टेट नाकाज हैं। हमारी 1000 किलोमीटर के करीब बॉर्डर है, जिसमें 240 चीन के साथ है, 352 पंजाब के साथ है, 216 जम्मू कश्मीर के साथ है, 60 के करीब किलोमीटर का लद्दाख के साथ है। ऐसे ही 170 किलोमीटर के करीब हमारा बॉर्डर उत्तराखंड के साथ है और हरियाणा के साथ भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा है और 2 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ। देश में हुए 2 चरणों के मतदान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शिमला में पीसी के दौरान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष महेश्वर चौहान ने कहा है कि 2 चरणों के मतदान में बीजेपी को निराशा हाथ लगी। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि 400 पार का नारा फैला हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी काल्पनिक बातों पर चुनाव प्रचार कर रही है। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। जैसा कि आजकल चुनाव का माहौल है और देश के अंदर 2 चरण का मतदान जो है पूर्ण हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी को 2 चरण के मतदान में भारी निराशा हाथ लगी है और जो एक भारतीय जनता पार्टी का एक सेल्फ डिक्लेयर्ड एक जो एजेंडा था, अब की बार 400 पार पूरी तरह फेल हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को समझ चुके हैं। तभी आप अगर देखें तो आजकल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेता मुद्दा आधारित प्रचार नहीं करना चाहते। वो मुद्दों से हटकर प्रचार धर्म के नाम पर और जातियों के नाम पर ले जाना चाहते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब है कमजोर प्रधानमंत्री। केंद्र में जब भी कांग्रेस की सरकार आई है तब देश में अस्थिरता का माहौल बना है। वही कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में देश आगे बढ़ने की बजाय पिछड़ता ही चला गया है। पार्टी देश को अस्थिर सरकार और कमजोर प्रधानमंत्री देना चाहती है और ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। एक समय में माननीय श्री देवेगौड़ा जी को देश का प्रधानमंत्री बना करके 6 महीने के अंदर उनको गिराया। उसके बाद श्री इंद्र कुमार गुजराल जी को बना करके उनको गिराया। फिर श्री चौधरी चरण सिंह जी को बना करके गिराया और उसके बाद श्री चंद्रशेखर जी को बना करके गिराया। इस अस्थिरता के कारण देश को बड़ी हानि हुई। आर्थिक रूप से पीछे चले गए, सामरिक रूप से आंतरिक और बाह्य शक्तियां हमारे ऊपर हावी हुई और देश को सोना गिरवी रख करके अपना काम चलाना पड़ा। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी स्थिर सरकार और मजबूत प्रधानमंत्री देना चाहती है। कांग्रेस का हिडन एजेंडा वो सामने आ गया। लोकसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश में अभी तक 2 चरणों की मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं अभी तक जितना भी मतदान हुआ है उससे बीजेपी पूरी तरह से घबराई हुई है। साथ ही आज के समय में पूरे देश में राजनीति के समीकरण बदल रहे हैं। समीकरण आज पूरे देश के अंदर तब्दील हो रहे हैं, बदल रहे हैं। अभी पहला चुनाव ही अभी खत्म हुआ है। करीबन 126 सीटें या 130 सीटों पे अभी तक जो है वो मतदान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की हवा निकलनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से अभी रुझान आना शुरू हुए हैं, खास करके दक्षिण भारत से, नॉर्थ ईस्ट भारत से, ये इस चीज को दर्शाता है कि बदलाव की हवाएं पूरी मजबूती से चल रही है और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज जो इन्होंने 400 पार का नारा दिया हुआ है, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इसका आधा डिजिट भी अगर ये पार कर दे तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी।
बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व की सरकारें देश की सीमाओं पर सड़कें बनाने से चीन से डरती थी, वहीं कांग्रेस सरकार की ऐसी कायरता और नपुंसकता जैसी बातों पर पूरा देश उनका मजाक उड़ाता था। साथ ही देश ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वो वक्त भी देखा है जब आसमान से लेकर जमीन पर हर जगह घोटाले ही होते थे। ये लोग रोड नहीं बनवाते थे बॉर्डर एरिया पे। कांग्रेस के नेता कहते थे कि अगर चाइना को रोड मिल गया तो वो तो दिल्ली तक पहुंचेगा, अगर कश्मीर से रोड मिल गया तो वो दिल्ली तक पहुंचेंगे, अरुणाचल को अगर रोड दे दिया, हाईवे दे दिया तो रह के गया तो चाइना दिल्ली पहुंचेगा। ऐसी इनकी कायरता थी और ऐसी इनकी नपुंसकता थी जो कि पूरा विश्व जिस पर हंसता था। हमने वो वक्त भी देखा है 2014 से पहले जब हम सुनते थे 1 लाख करोड़ का घोटाला, 2G स्कैम, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, घोटाले में घोटाला, ऊपर घोटाला, नीचे घोटाला, हर जगह घोटाला। वो वक्त भी हमने देखा है। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कसौली विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विनोद सुल्तानपुरी को अपनी काबिलियत के दम पर टिकट नहीं मिला है, बल्कि उनके पिता सांसद थे, इसीलिए उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। फाउंडेशन कहां है? थोड़ा बता तो दें कि ये फाउंडेशन है, कौन सी फाउंडेशन है, कहां पर है? लोगों से किसी से पूछ लो, किसी ने यहां पर इतने लोग बैठे, कोई एक आदमी बता दे कि उनको जानता हो। परिवारवाद से आप चुनाव जीत जाएंगे क्या? क्या यहां का चुनाव भी परिवारवाद के नाम पे जीत जाएगा क्या? अगर पिता सांसद है तो बेटा भी सांसद ही बन जाएगा क्या? जनता, यहां की जनता परिवारवाद को स्वीकार करने वाले नहीं है। ये परिवारवाद यहां नहीं चलेगा। यहां जनता जवाब मांगती है, जनता काम मांगती है। कोई काम है तो बताएं। देखिए, चुनाव चुनौती होता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की। अपने हिमाचल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।